हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएस मित्रा पे। दोस्तों, हम लोग भारत का संवैधानिक विकास पे चर्चा कर रहे थे और आज उसमें हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 देखेंगे कि इसके तहत भारत का संवैधानिक विकास में क्या योगदान रहा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास अब तक जितने अधिनियम भारत में पारित किए गए थे, यह सबसे बड़ा अधिनियम था। अब तक पारित अधिनियमों में से यह सबसे बड़ा अधिनियम था और जो वर्तमान भारत का जो वर्तमान संविधान है, इस संविधान भारत का वर्तमान संविधान का लगभग 75% ढांचा इसी पर आधारित है। लगभग 75% ढांचा भारत शासन अधिनियम 1935 पर ही आधारित है। और इस अधिनियम को आरक्षण तथा संरक्षण का अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम को आरक्षण तथा संरक्षण अधिनियम भी कहा जाता है। और यह अधिनियम 25 जनवरी 1950 तक लागू रहा। यह अधिनियम 25 जनवरी 1950 तक लागू रहा। अब इसकी जो विशेषताएं थी, हम उस पर चर्चा करते हैं कि इस अधिनियम द्वारा कौन कौन से प्रावधान किए गए थे। तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा भारत को एक संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। भारत में एक संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। अब तक क्या था कि भारत में इसके पहले इस अधिनियम के पहले भारत में एकात्मक सरकार चली आ रही थी, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा एक संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। फिर इस अधिनियम द्वारा 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके, जो प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था 1919 के अधिनियम के द्वारा, उसको समाप्त करके केंद्र में इसे लागू कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके इसे केंद्र में लागू कर दिया गया। फिर इस अधिनियम द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र व प्रांतों के बीच विवादों के निपटारे के लिए एक संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। जो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अगर केंद्र व प्रांतों के बीच कोई विवाद होता है तो उसके निपटारे के लिए एक संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। और इसे जो है 1937 में लागू किया गया था। इसे 1935 अधिनियम के तहत 1937 में लागू किया गया था। फिर इस अधिनियम के तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत की गई। इस अधिनियम में भारत शासन अधिनियम 1935 में कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। और ये जो प्रांत थे, ये कौन थे? तो एक आपका बंगाल, बिहार, बम्बई, मद्रास और संयुक्त प्रांत तथा असम। इन प्रांतों में बंगाल, बिहार, बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत तथा असम में द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत की गई भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। फिर इस अधिनियम द्वारा 3 सूचियों का निर्माण किया गया। जो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 2 सूचियों का निर्माण किया गया था, एक केंद्रीय सूची, दूसरी प्रांतीय सूची। इसमें क्या हुआ कि एक सूची बढ़ाकर मतलब 3 सूचियों का निर्माण किया गया। अब ये जो 3 सूचियां थी कौन कौन? तो एक आपका होता था संघ सूची, दूसरी जो होती थी वो होती थी राज्य सूची, और तीसरी समवर्ती सूची होती थी। संघ सूची पे केंद्र कानून बनाता था, राज्य सूची पे जो प्रांत की सरकारें होती थी, राज्य की सरकारें होती थी, वो कानून बनाती थी, और समवर्ती सूची पर संघ तथा राज्य की सरकारें दोनों मिलकर कानून बना सकती थी। लेकिन अगर संघ व राज्य के कानून निर्माण में अगर कोई विवाद होता है, समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाते समय यदि संघ व राज्य के बीच कोई विवाद होता है इन कानूनों के बीच, तो जो संघ सरकार द्वारा कानून बनाई जाएगी वही कानून मान्य होगी।
अगर हम इनके विषयों की बात करें तो संघ सूची में कुल 59 विषय थे। संघ सूची में 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में कुल 36 विषय रखे गए थे। और इसी के तहत एक अवशिष्ट शक्ति का निर्माण किया गया, अवशिष्ट सूची का निर्माण किया गया और उस पर कानून बनाने का अधिकार वायसराय को था। अवशिष्ट जो सूची निर्माण किया गया था उस पर कानून बनाने का अधिकार निर्माण वायसराय को था। और अवशिष्ट सूची होती क्या थी? तो ऐसे विषय जो संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची में नहीं रखी होती हैं, उनका उल्लेख नहीं होता है, उन्हें अवशिष्ट सूची में रख दिया जाता था और उस पर कानून बनाने का जो हक होता था, जो अधिकार होता था, वह वायसराय के पास होता था। फिर इस अधिनियम के तहत महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार प्रदान किया गया। इस अधिनियम के तहत महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार प्रदान किया गया। लेकिन अगर हम भारत में पूर्ण रूप से महिलाओं के लिए मताधिकार की बात करें तो यह 1950 में मिला। और अगर हम विश्व में पहली बार महिलाओं के लिए मताधिकार जो दिया गया है, अगर हम विश्व की बात करें तो सबसे पहले आपको न्यूजीलैंड देश जो है वह महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार दिया था। और यह अधिकार जो है 1896 में मिला था। फिर इस अधिनियम के तहत सांप्रदायिक आधार पर इसके पहले क्या था कि मुसलमानों और सिखों को केवल सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन चुनाव की प्रणाली की शुरुआत की गई थी। लेकिन 1935 के तहत सांप्रदायिक आधार पर मुसलमानों व सिखों के साथ साथ ईसाइयों, दलित वर्गों व महिलाओं के लिए भी पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इस सांप्रदायिक आधार पर मुसलमानों व सिखों के साथ साथ ईसाइयों, दलित वर्गों और महिलाओं के लिए भी पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। फिर इस अधिनियम द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा सर्वप्रथम संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा सर्वप्रथम संघ लोक सेवा आयोग का एक गठन किया गया। और इसी अधिनियम के द्वारा, भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और जो बरार था, बरार को मध्य प्रांत का अंग बना दिया गया। बरार को मध्य प्रांत का अंग बना दिया गया। और इसी के तहत भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत अदन को ब्रिटिश उपनिवेश का दर्जा दे दिया गया। ब्रिटिश को उपनिवेश का दर्जा बना दिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही की गई थी। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे भारत शासन अधिनियम 1935 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का एक नया चार्टर कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता का एक नया चार्टर कहा था और इन्होंने ही भारत शासन अधिनियम 1935 को इंजन रहित रेलगाड़ी तथा ब्रेक रहित इंजन कहा है। भारत शासन अधिनियम 1935 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का एक नया चार्टर और इंजन रहित रेलगाड़ी तथा ब्रेक रहित इंजन कहा है। तो दोस्तों, यह भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो प्रावधान किए गए थे, हमने उस पर आज चर्चा किया होता है। दोस्तों, अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।